श्री चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 और विषय चल रहा है हमारा भूगोल। अध्याय चल रहा है हमारा जो 10वां परिवहन के संसाधन के बारे में चल रहा है। हमने सड़क परिवहन पढ़ लिया, जिसमें इसमें स्थल परिवहन पढ़ लिया, सड़क और रेल मार्ग। फिर हमारा चल रहा है जल परिवहन, जिसमें हम स्वेज नहर, प्रशांत महासागर के, अटलांटिक महासागर के सारे अंतर महाद्वीपीय और महासागरीय। अब हम पढ़ते हैं पनामा नहर के बारे में। देखो पनामा नहर, यह नहर या पनामा नहर के बारे में थोड़ा पढ़ लिया, ठीक है, और पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ा तो। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिण अमेरिका, ये हो गया प्रशांत महासागर और ये हो गया अटलांटिक महासागर। यहाँ पनामा नहर है तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है ये, ठीक है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य, अभी बता दिया ना। पनामा नहर का उद्घाटन 15 अगस्त 1914 को हुआ था। यद्यपि नहर का विचार तो 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, पर नहर को बनाने की योजना के क्रियान्वयन में बहुत से वर्ष लगे। इसका प्रमुख कारण यह था कि पनामा थल संयोजक की भूमि पर्वतीय थी और उसकी बाधाओं को दूर करने के लिए नहर में कई स्थानों पर लॉक्स बनाने पड़े थे। लॉक्स का मतलब होता है यानी इस प्रकार की नहर बनाने के बाद कट फट जाती थी, यानी कट जाती थी। इसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नहर और कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया, जिसमें दोनों ही ओर से 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर इसे नहर मंडल नाम दिया गया। इस नहर पर 85 वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार रहा, 85 सालों तक। 1 जनवरी 2000 से इस नहर पर पनामा नगर का नियंत्रण स्थापित हो। पनामा आप शहर है, ठीक है, उसका। पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबी है और 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। इसकी न्यूनतम गहराई 12 मीटर और चौड़ाई 90 मीटर है। नहर का सबसे बड़ा समुद्री भाग समुद्र तल से 26 मीटर ऊंचा है। इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र से प्रवेश करते हुए 3 लॉक प्रणाली है। गातून लॉक्स अटलांटिक सिरे पर, पेड्रोमेटिक लॉक्स मध्य में और मीरा फ्लार्स लॉक्स प्रशांत सिरे पर है। इन लॉक्स के द्वारा जहाज पर्वतीय भूमि को पार कर लेते हैं। इस नहर से होकर जाने पर न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य की दूरी हॉर्न अंतरीप की तुलना में लगभग 13,000 किलोमीटर कम हो गई है। न्यू ऑरलियंस से सैन फ्रांसिस्को की दूरी में लगभग 9,000 किलोमीटर, न्यूयॉर्क से सिडनी में लगभग 6500 किलोमीटर। इसी प्रकार न्यूयॉर्क से वालपराइजो यानी चिल्ली जाने में लगभग 6,000 किलोमीटर की बचत होती है। देखो, इस नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर की अपेक्षा कम है, फिर भी दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हो गया आपका जल परिवहन। अब आता है वायु परिवहन, जो सबसे महंगा है लेकिन जल्दी पहुंचाने वाला है, तीव्रतम साधन है। संसार में वायु परिवहन का विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1919 18 तक हुआ। वैसे 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से वायु या हवाई परिवहन का प्रचलन बहुत बढ़ गया। वर्तमान युग को हवाई युग कहते हैं, क्योंकि लगभग आपको पता है हवाई क्षेत्र से जुड़ चुके हैं। आजकल अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान आकाशीय यातायात के लिए प्रयुक्त होने लगे हैं। परिवहन की दृष्टि से सबसे तीव्र किंतु सबसे महंगा साधन है। यही कारण है कि वायुयानों द्वारा सामान्यतः हल्की, कीमती और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को ही भेजा जाता है। वायु यातायात सस्ती और भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों या अन्य दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ जल परिवहन अथवा थल परिवहन संभव नहीं होता, वहाँ भी छोटे वायुयानों या हेलीकॉप्टरों द्वारा यात्रियों और सामानों को पहुँचाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, युद्ध आदि में राहत कार्य के लिए वायु परिवहन सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होता है। पर्वतों, हिम क्षेत्रों अथवा विषम मरुस्थलीय भूभागों, हिमालय में भूस्खलन अथवा भारी हिमपात के कारण प्राय मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वायुयान ही एकमात्र विकल्प है। वायुयान के निर्माण उनकी कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत विकसित अव्यवस्थापन सुविधाओं जैसे विमानशाला, हवाई अड्डे, हवाई पट्टी, भूमि पर उतरने, ईंधन तथा रख रखाव की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। हवाई अड्डों का निर्माण अत्यधिक खर्चीला है। विश्व के अनेक भागों में नित्य वायु सेवाएं उपलब्ध है। यद्यपि ब्रिटेन का वाणिज्यिक वायु परिवहन का प्रयोग अनुकरणीय है। अमेरिका ने मुख्य रूप से युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकास किया। आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान की जा रही है। सुपरसोनिक वायुयान लंदन और न्यूयॉर्क के बीच दूरी का 3.5 घंटों में तय कर देती है। अंतर महाद्वीपीय वायुमार्ग देखो, उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायुमार्गों की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिम पट्टी है।
पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायुमार्गों का सघन जाल पाया जाता है। विश्व में कुल वायुमार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेला अमेरिका करता है। देखो, कुल वायुमार्ग के 60%, अंदाजा लगा लो आप कितने वायुयान हो सकते हैं। बात न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो केंद्रीय बिंदु है। न्यूयॉर्क अमेरिका में है, लंदन इंग्लैंड में है, पेरिस फ्रांस में है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में और शिकागो अमेरिका में है। जहाँ से वायुमार्ग अभिसारित होते हैं तब सभी महाद्वीपों की ओर विकसित होते हैं। अफ्रीका, रूस के दक्षिणी भाग और दक्षिणी अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या, सीमित स्थलबद्ध और कम आर्थिक विकास के कारण सीमित वायु सेवाएं उपलब्ध है। वायुमार्गों के प्रकार देखो, संसार में वायुमार्ग 6 प्रकार के हैं। अंतर्महाद्वीपीय ग्लोबीय वायुमार्ग सबसे लंबी यात्राओं के मार्ग है, जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो वायुमार्ग सबसे लंबा वायुमार्ग। यानी न्यूयॉर्क के बाद लंदन जाएगी, लंदन से पेरिस, पेरिस से रोम, रोम से काहिरा, फिर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो। फिर न्यूयॉर्क, दूसरा न्यूयॉर्क जाएगी, फिर सैन फ्रांसिस्को दक्षिण अफ्रीका में, फिर होनोलुलु द्वीप है वहाँ जाएगी, हांगकांग, एडिलेड, पर्थ मार्ग जो प्रशांत महासागर को पार करती है ये। फिर महाद्वीपीय वायुमार्ग यानी एक ही महाद्वीप के अंदर ही है, एक ही महाद्वीप के विभिन्न देशों के बीच वायुमार्ग, जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, मॉन्ट्रिलियर मार्ग, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, प्राग, वारसा मार्ग, लंदन, फ्रैंकफर्ट, वारसा, मॉस्को वायुमार्ग, दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो। राष्ट्रीय मार्ग जो एक देश के अंदर ही होते हैं, किसी भी देश के अंदर की दूरी यात्राओं को तरते हैं, जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को ये सारे अमेरिका में है, लेनिनग्राद, मॉस्को ये फ्रांस रूस में है, दिल्ली, कानपुर, पटना, कोलकाता ये हमारे भारत में है। प्रादेशिक जो एक राज्यों को जोड़ते हैं, किसी प्रदेश के अंदर छोटी छोटी यात्राओं को भी समय की बचत के लिए वायुयान द्वारा किया जाता है, जैसे धनी देशों में अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे प्रादेशिक वायुमार्गों का विकास हुआ है जो अधिक वृद्धि पे, यानी उनमें तो राज्यों के अंदर बहुत चलते हैं। स्थानीय स्थानीय वायु यात्राएं प्राय हेलीकॉप्टरों के द्वारा की जाती है, जैसे छोटी छोटी सैनिक, युद्ध, कूटनीतिक, राजनीतिक महत्व की वायु यात्राओं के लिए सभी राष्ट्राध्यक्षों, प्रशासनिक वर्गों की विभिन्न यात्राएं विभिन्न प्रकार के वायुयानों, हेलीकॉप्टरों आदि के द्वारा वायु यात्राएं की जाती है। विश्व में महाद्वीपों के अनुसार हवाई अड्डे इस प्रकार है। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क, न्यू ऑरलियंस, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, मॉन्ट्रियल, ओटावा, कनाडा और मैक्सिको सिटी आदि। दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स, सैंटियागो आदि। यूरोप में लंदन, पेरिस, बर्लिन, रोम, मॉस्को आदि। एशिया में टोक्यो, शंघाई, बीजिंग, बैंकॉक, सिंगापुर, जकार्ता, रंगून, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कराची, कोलंबो आदि। अफ्रीका में केप टाउन, अदीस अबाबा, नैरोबी, काहिरा आदि। और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ, कैनबरा आदि। ये देखिए आयु मार्ग से चित्र देख सकते हो। पाइपलाइन्स परिवहन, पाइपलाइन है परिवहन का आधुनिकतम साधन है, नया आ गया। जैसे आज तो आपने एक ही देखा होगा, क्या देखा आपने कि पानी आता है ना अपने पाइपों के माध्यम से जाता है, कई जगह सुविधा होने लगी है। अब जो रसोई के अंदर सीधी पाइप आया करेगी गैस सिलेंडर की। इनके द्वारा अशुद्ध तेल को परिष्करणशालाओं तक, संशोधित पेट्रोलियम पदार्थों को उपभोक्ता केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस का भी परिवहन पाइपलाइनों के द्वारा होता है। विश्व में पाइपलाइनों का अधिक घनत्व यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में पाया जाता है। जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे तरल व गैसीय पदार्थों के अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइनों की आपूर्ति से सभी परिचित है। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस अथवा एलपीजी की आपूर्ति पाइपलाइनों द्वारा की जाती है। न्यूजीलैंड में फर्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है। अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया, भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिष्करणशालाओं और पत्तनों अथवा घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए किया जाता है। मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइनों को ईरान और इराक के कुछ भागों तक बढ़ा दिया गया। प्रस्तावित गैस पाइपलाइन ईरान, भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व में सर्वाधिक लंबी होगी। अब देखिए विश्व की प्रमुख पाइपलाइन। बिग इंच पाइपलाइन, यह पाइपलाइन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से उत्तरी पूर्वी राज्यों तक पहुंचाया जाता है। फिर एक टैप लाइन, यह पाइपलाइन फारस की खाड़ी के पास के कुओं को सिडान नामक नगर से जोड़ती है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर से अधिक है। कोमेकोन पाइपलाइन, यह भूतपूर्व सोवियत संघ में स्थित है। इसे वोल्गा और यूराल के कुओं से पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों तक तेल पहुंचाया जाता है। OIL पाइपलाइन एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देश की पारीय
पाइपलाइन, असम के नारकटिया तेल क्षेत्र से बारौनी के तेल शोधन तक निर्माण आईओएल ने किया। आईओएल कंपनी है इंडियन ऑयल लिमिटेड। इसे 1966 में कानपुर तक विस्तारित किया गया। कानपुर उत्तर प्रदेश में है। एचवीजे पाइपलाइन पश्चिमी भारत में एक दूसरे विस्तृत पाइपलाइन का महत्वपूर्ण नेटवर्क अंकलेश्वर कोयली, मुंबई हाई कोयली तथा हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर निर्माण किया गया है। हाल ही में 1256 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन सलाया से मथुरा तक बनाई गई है। तापी परियोजना बहुप्रतीक्षित तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत जैसे पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ 3 दिसंबर 2015 को ऐतिहासिक सिल्क रूट से जुड़े मेरी शहर तुर्कमेनिस्तान से किया गया। इसके 2019 तक पूर्ण होने की संभावना है, जो 1814 किलोमीटर लंबी होगी, यानी हो चुकी है, अभी इसमें गड़बड़ी चल रही है। यह गलकिनाइस क्षेत्र से गांधार व मुल्तान होते हुए फाजिल्का भारत पहुंचेगी। तापी परियोजना, ठीक है। ये होगी गैस परियोजना, वायु परिवहन यानी गैस परिवहन, गैस पाइपलाइन परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। और अब पढ़ेंगे संचार के साधन क्या क्या है, वो अगले वीडियो में उपलब्ध।